Hello students, so in the previous lecture we were talking about the process of different types of mutagens we were talking about, and we did talk about the chemical mutagen. ठीक है? So moving ahead, today we would be talking about, अच्छा previous lecture में we did talk about the physical mutagen और आज के lecture में we'll talk about the chemical mutagen. ठीक है? So I hope आपने previous lecture अच्छे से go through किया है, notes अच्छे से बनाई है, and hope it was very simple. एक topic जो आपने पढ़ा था previous lecture में that was thymine dimer, तो I hope आपको thymine dimer भी समझ में आया. So let's move ahead and talk about the chemical mutagen वाला जो पूरा टॉपिक बाकी था वो डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. So but obviously mutagen is the one which causes mutation और यहाँ पे chemicals की मदद से mutation cause होगा. So I'll first category में I'll use deamination agents. क्या लिखेंगे? Deamination agents. ठीक है. केमिस्ट्री में यू आर मच मोर अवेयर अबाउट व्हाट डज डीएमिनेशन मीन्स. सो डीएमिनेशन एजेंट में मैं एक केमिकल का नाम लिखूंगा, दैट इज HNO2. क्या है? HNO2. नाउ इफ दिस HNO2 इज यूज्ड ऑन रेप्लिकेटिंग या फिर नॉन रेप्लिकेटिंग डीएनए, और नॉन रेप्लिकेटिंग डीएनए, तो होता क्या है, जो डीएनए का नाइट्रोजन बेसिस है, जैसे कि एक वन ऑफ द नाइट्रोजन बेस इज साइटोसिन. सो साइटोसिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल. ठीक है. साइटोसिन किससे रिप्लेस हो जाता है? साइटोसिन इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय यूरासिल if HNO2 is used. ठीक है. कब used? when the DNA is replicating या फिर in a normal non replicating DNA. so अगर जो आप पेयरिंग देखते हो नॉर्मली DNA के ऊपर, अगर सामने यहाँ C है तो यहाँ पे कौन होता है? G होता है. बट if this C is replaced by U, तो जो पेयरिंग है DNA की ये चेंज हो जाएगी. so यहाँ पे अगर U आ जाता है, ठीक है, तो सामने क्या आएगा? अब आ जाएगा सामने A आ जाएगा. ठीक है. यूरासिल इज नॉट प्रेजेंट इन द डीएनए, बट बिकॉज ऑफ दिस रिप्लेसमेंट इन प्रेजेंस ऑफ HNO2, जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वहां पे भी क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन बेस चेंज हो जाएगा. ठीक है. तो ये जो म्यूटेशन हुआ है, दिस इज टर्म्ड एज ट्रांजिशन म्यूटेशन. दिस इज टर्म्ड एज ट्रांजिशन म्यूटेशन. आपने आगे पढ़ा है ट्रांजिशन म्यूटेशन. उसी हिसाब से अगर दूसरे आप देखें, if G is replaced by xanthine, if G is replaced by xanthine, तो जो xanthine है, G किससे बाइंड करता था? तो G खुद बाइंड करता था C के साथ. बट याले सिनेरियो में जब G रिप्लेस कर देता है और G is being replaced by xanthine, then also xanthine, that is X, it is paired by C. ठीक है. यहां पे आप देखो तो यहां पे C की जगह पे U हो जाने की वजह से याला नाइट्रोजन बेस भी क्या हो गया? चेंज हो गया. बट याले केस में G की जगह पे xanthine आ गया, बट याला नाइट्रोजन बेस चेंज नहीं हुआ है. ठीक है. बस इस बाजू ही नाइट्रोजन बेस का चेंज हुआ है, याला नाइट्रोजन बेस एज इट इज है. सो देयर इज नो चेंज अकरिंग एक्चुअली. So this is termed as silent mutation. तो इस चीज को क्या बोलेंगे? This is going to be termed as silent mutation. Silent क्यों? क्योंकि सिर्फ याला नाइट्रोजन बेस में चेंज आया because of HNO2. ठीक है. याला नाइट्रोजन बेस as it is है. याले केस में आपने क्या देखा? याला नाइट्रोजन बेस चेंज होने की वजह से जो कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस था वो भी चेंज हो गया. ठीक है. So that is the reason this is silent mutation and this is transition mutation. क्लियर है? सो वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल म्यूटेशन, और यहां पे HNO2 की वजह से क्या हो रहा है? डीएमिनेशन हो रहा है. ठीक है. सो लेट्स मूव अहेड. सो डीएमिनेशन एजेंट्स के बाद या डीएमिनेटिंग
एजेंट्स के बाद लेट्स टॉक अबाउट, ठीक है, डीएमिनेटिंग भी आप लिख सकते हो, डीएमिनेशन भी लिख सकते हो. सो लेट्स टॉक अबाउट एल्काइलेटिंग एजेंट्स. एजेंट्स इन यहाँ पे कौन है, केमिकल्स है जो म्यूटेशन कॉज करेंगे. सो एल्काइलेटिंग एजेंट्स की बात कर लेते हैं. So alkylating agents में I'll talk about the very famous mustard gas which was used in the World War. ठीक है. Then there is dimethyl sulfate. This causes mutation. Then there is diethyl sulfate. ठीक है. सो मस्टर्ड गैस है, डाइमिथाइल सल्फेट है, डाइथाइल सल्फेट है. ये क्या करते हैं, दे रिप्लेस गुआनिन, जो आपका नाइट्रोजन बेस है गुआनिन. ओके, दैट इज रिप्लेस गुआनिन बाय ethyl guanine. It replaces guanine by ethyl guanine. ठीक है. कौन, मस्टर्ड गैस, डाइमिथाइल सल्फाइड एंड डाइइथाइल सल्फेट. ये क्या करेंगे, जो गुआनिन डीएनए के अंदर प्रेजेंट है उसको रिप्लेस कर देंगे. किससे, इथाइल गुआनिन से रिप्लेस कर देंगे. अभी जो इथाइल गुआनिन जो होता है ये अनस्टेबल होता है. क्या होता है, इथाइल गुआनिन इज unstable. Unstable, that means highly reactive होता है. और because of being highly reactive there is a chance कि ethyl guanine react करेगा, और react करने के बाद it can be lost from the DNA. वो DNA की जो strand है उसमें से lost हो सकता है. तो यहाँ पे लिखता हूँ can be lost by DNA. ठीक है. So because it's a purine, है ना, guanine is a purine, so it is also known as, the process of losing that purine, ethyl guanine, is known as depurination. It is known as depurination. The process of losing guanine is a purine from the DNA, because the guanine has been converted into ethyl guanine in presence of what, in presence of mustard gas या फिर dimethyl sulfate या फिर diethyl sulfate. तो जो guanine था वो किस में convert हो गया, it has converted into ethyl guanine. So ethyl guanine being more unstable, highly reactive, there's a chance the DNA may lose that ethyl guanine from its structure. ठीक है. So the process of losing ethyl guanine is known as depurination. ठीक है. This is applicable when the DNA is in the replicating state and in non-replicating state. Replicating is dividing. ठीक है. Deamination के बारे में मैंने ये लिखा था कि it is applicable in replicating state and non-replicating state as well. Clear है. Now let's talk about another base analog. किसकी बात करते हैं, base analog की बात करते हैं. Base analog is only applicable in the replication DNA. If it is used when the DNA is replicating, तभी वो mutation cause कर पाएगा. ठीक है. So we put the base analog. ठीक है. So what happens in base analog? Okay, so यहाँ पे 5-bromouracil
5 bromouracil, 5 fluorouracil, 5 iodouracil, and 2 aminopurines. 2 aminopurines. ठीक है, अगर इन्हें यूज किया जाता है, अगर दिस आर केमिकल म्यूटेशंस, तो अगर इन्हें यूज किया जाता है 5 ब्रोमोयूरासिल या फिर 5 फ्लोरोयूरासिल या फिर 5 आयोडोयूरासिल या फिर 5 अमीनोप्यूरिन्स, तो ये जो स्टार्टिंग के 3 है ये क्या करते हैं, ये रिप्लेस करते हैं थाइमीन को. दे रिप्लेस थाइमीन. ठीक है, दे रिप्लेस थाइमीन. और ये वाला जो है दैट इज अमीनोप्यूरिन, इट रिप्लेसेस व्हाट, इट रिप्लेसेस थाइमीन को रिप्लेस करेगा, और ये रिप्लेस करेगा एडेनिन को. ठीक है, तो डीएनए में से थाइमीन और एडेनिन क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा. So 5 bromouracil, 5 fluorouracil, 5 iodouracil replaces thymine, while the 2 aminopurines they replace the adenine nitrogen base which is present in the DNA. Clear है? अब ये जो 4 नाम मैंने लिखे, they show structural similarity with the structures. They show structural similarity with थाइमीन एंड एडेनिन. तो ये क्या करेंगे, थाइमीन को रिप्लेस कर देंगे, थाइमीन को रिप्लेस कर देंगे. ठीक है, सो दिस इज बीइंग रिप्लेस्ड, रिप्लेस थाइमीन, रिप्लेस थाइमीन. ठीक है, सिंपल एंड इजी. नाउ दिस इज ओनली पॉसिबल when it is being used on a replicating DNA. अभी 2 आगे जो आपने डिस्कस किए उसमें मैंने क्या बोला, इट इज पॉसिबल ऑन रेप्लिकेटिंग एज वेल एज नॉन रेप्लिकेटिंग डीएनए. बट यहाँ पे बेस एनालॉग की अगर बात करेंगे तो बेस एनालॉग कैन कॉज म्यूटेशन ओनली व्हेन द डीएनए इज इन द रेप्लिकेटिंग स्टेट. ठीक है, सिंपल एंड इजी. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. This is third. Let's talk about the fourth one. Fourth is hydroxylation. Hydroxylation agents. Hydroxylation agents. So hydroxylation में हाइड्रोक्साइलेशन एजेंट्स में जो केमिकल यूज किया जाता है दैट इज हाइड्रोक्साइल अमाइन. हाइड्रोक्साइल अमाइन इज बीइंग यूज्ड. ठीक है, हाइड्रोक्साइल अमाइन इज बीइंग यूज्ड. एंड हाइड्रोक्साइल अमाइन क्या करता है, सी को रिप्लेस करता है, साइटोसिन को रिप्लेस करता है किससे, हाइड्रोक्सिल साइटोसिन से. किससे रिप्लेस करता है, हाइड्रोक्सिल साइटोसिन से रिप्लेस करता है. कौन, यहां पे लिखते हैं साइटोसिन. इट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय whom, जब हाइड्रोक्साइल अमाइन यहां पे ऐड होगा तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्साइल साइटोसिन. ठीक है, हाइड्रोक्सी साइटोसिन में कन्वर्ट हो जाएगा. और जब वो हाइड्रोक्सी साइटोसिन से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो नॉर्मली साइटोसिन किससे पेयरिंग करता है, आपको पता है नॉर्मल साइटोसिन पेयर्स विद जी. ठीक है, बट यहां पे जो हाइड्रोक्सी साइटोसिन बनेगा ये पेयर करेगा किससे, इट इज गोइंग टू पेयर विद एडेनिन. इट इज गोइंग टू पेयर विद एडेनिन. तो देखो नाइट्रोजन बेस के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा. और जब नाइट्रोजन बेसिस चेंज हो जाएंगे तो जो प्रोडक्ट बनता है, जो जीन का एक्सप्रेशन आना चाहिए, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन आना चाहिए, वो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. दैट इज द रीजन वी आर टर्मिंग इट एज अ म्यूटेशन. समझ में आया. तो अगर
there is hydroxyl amine being used on cytosine. This is only applicable in on replicating and non-replicating DNA. This is applicable on replicating and non-replicating DNA. So when hydroxyl amine is used on cytosine, it converts cytosine into hydroxycytosine. So normal cytosine binds with whom? It binds with guanine. But when you talk about hydroxycytosine, it binds with adenine. ठीक है, क्लियर है? दूसरी बात जो याद रखनी, that is it is only applicable during the replicating DNA and on the non-replicating DNA. ठीक है, दोनों में काम करेगा. इससे आगे वाला जो आपने देखा था उसमें मैंने आपको क्या बोला? It is only applicable during the replicating DNA. ठीक है, जब DNA replicate कर रहा है उस टाइम पे अगर मैं यूज करूंगा तभी वो अपना इफेक्ट दिखा पाएगा, तभी वो म्यूटाजन के साथ काम कर पाएगा. और ये केस में रेप्लिकेशन के टाइम पे भी और नॉन रेप्लिकेशन के टाइम पे भी वो अपना काम, अपना इंपैक्ट दिखा पाएगा और म्यूटेशन कॉज करेगा. ठीक है, सो लास्ट केमिकल म्यूटाजन देखते हैं. सो वी हैव डाइज. ठीक है, सो वी हैव एक्रीडाइंस, we have acridines, we have proflavins. ये सब डाई के नाम है. We have acridines, we have proflavins, and we have organic compounds. अच्छा, these are organic compounds having cyclic structures. Organic compounds having cyclic structure. क्या है डाइज में? मैंने नाम लिया एक्रिडीन्स एंड प्रोफ्लेविन्स. सो इफ दिस डाइज आर यूज्ड on the DNA, so what is going to happen is they are going to place themselves between the two nitrogen bases. ये अपने आप को क्या करेंगे? जैसे कि अगर ये DNA है, A pairs with T, G with C, C with G, A with T, T with A, and C with G. So what these dyes are going to do? They are going to get between this nitrogen bases. वो nitrogen bases के बीच में आ जाएगी और क्या करेगी? nitrogen bases के बीच में आने के बाद they would break. ठीक है, they would lead to the deletion as well as addition of new nitrogen bases. Deletion and addition of nitrogen bases is going to be done by the dyes, and such kind of mutation is known as, आप आगे पढ़ चुके हो, it is known as the frame shift mutation. It is termed as frame shift mutation. ठीक है, so this was about the dyes and you have discussed the chemical mutagens. ठीक है, so this is very important from the competitive point of view, so make sure आप ध्यान से इन चीज़ों को समझो. ठीक है, so now एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है अभी, that is known as pedigree analysis. Pedigree analysis. Okay. So when I say pedigree, काफी सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि I'm talking about dog food. So it is not dog food. Pedigree का मतलब होता है your lineage. Okay, आपके ancestors, your ancestral tree, your ancestral chart, your ancestral relationship कि आपका origin क्या है. आप exist कर रहे हो तो आप कहाँ से exist कर रहे हो. आपके grandfathers, great grandfathers का existence कहाँ पे था. Okay, so that is termed as your pedigree.
So when you talk about pedigree analysis, that means you study the pedigree कि origin क्या था, आपकी जो पूरी जनरेशन है वो कहाँ से ओरिजिनेट होके आई है. Now why do I need to go through this analysis? मुझे एनालिसिस करने की क्या रिक्वायरमेंट है? So let's see. Okay, so pedigree analysis is family tree which give records of family tree which give records of transmission, record of transmission of important traits, traits मतलब characters, from one or more generations. ठीक है. सो पेडिग्री एनालिसिस की रिक्वायरमेंट क्यों है? बिकॉज व्हेन यू गो थ्रू द रिकॉर्ड्स ऑफ योर एंसेस्टर्स, आपको क्या देखने को मिलेगा? वी कैन टर्म इट एज द पेडिग्री ट्री which gives a record of transmission of important traits from one or more generation. Should be for one or more generation. ठीक है. तो इससे होगा कि if I'm talking about a character, for example if I have curly hairs, तो ये curly hairs का origin मेरी family में कहाँ से हुआ था? Did my grandfather had that curly hairs या my grandmother had that curly hairs? Okay, first time curly hairs मेरे एंसेस्टर्स में कहाँ पे ऑब्जर्व हुआ था, वो पता चल जाएगा इफ यू अंडरगो थ्रू द प्रोसेस ऑफ पेडिग्री एनालिसिस. ठीक है. या फिर कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है, कोई बीमारी है जो फैमिली में एग्जिस्ट करती है, तो अगर उसको स्टडी करना है, उसके ओरिजिन को स्टडी करना है कि फर्स्ट टाइम कौन सी जनरेशन में देखा गया था ये डिसीज, ठीक है, तो वो भी आप स्टडी कर सकते हो थ्रू पेडिग्री एनालिसिस. ठीक है. सो फैमिली ट्री विच गिव्स रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंपॉर्टेंट ट्रेट्स फॉर वन और मोर जनरेशंस इज नोन एज pedigree analysis. We study inheritance pattern of disease and trait. We can study inheritance pattern of various genetic disease. ठीक है. काफी सारे बीमारियां, एंड इट शुड बी जेनेटिक. और नॉर्मल कोई भी बीमारी को लेके नहीं पता लगा सकते हो. जेनेटिक डिसीज का इनहेरिटेंस कहां से स्टार्ट हुआ था, किसमें फर्स्ट देखने को मिला था, आप वो इस एनालिसिस के थ्रू पता लगा सकते हो. दूसरा क्या पता लगा सकते हैं? वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ trait या फिर of disease. For example, if there is a disease which is skipping one generation, that means grandfather को था, आपके father को नहीं है और आपको है, that means आपके बच्चों में वो डिसीज आने के चांसेस कम है. क्योंकि यहाँ पे पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू क्या पता चला है कि जो डिसीज है, कोई भी पर्टिकुलर डिसीज जेनेटिक होना चाहिए, वो क्या कर रहा है, एक जनरेशन को स्किप कर रहा है. इट इज स्किपिंग जनरेशंस. सो आप जब पूरी पेडिग्री एनालिसिस करते हो, 5 से 6 जनरेशंस को गो थ्रू कर लेते हो, तो आपको एक अच्छा सा आइडिया आ जाएगा कि उस पर्टिकुलर डिसीज का अकरेंस आगे होगा या नहीं होगा. ठीक है. एक और पॉइंट मैं यहां पे लिख देता हूं. इट हेल्प्स जेनेटिक काउंसलर्स about the possibility it helps genetic counselor to advise
couple about the possibilities of offspring being born with genetic abnormality. Being born with genetic abnormality, not a normal disease we are talking about, we are talking about genetic abnormalities. ठीक है. So जो genetic counselor होता है ना, वो क्या करेगा, अगर जो कपल है उसको एबनॉर्मल बेबी होने वाला है तो कपल को पहले से अलर्ट कर देगा. ठीक है कि so now if they want to have the baby they can have it, and if they want to undergo the process of termination they can undergo the process as well, and if they want to have the baby they want to continue with the baby. So आगे जाके क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्या ट्रीटमेंट रहने वाली है, किस तरीके से यू नीड टू अपब्रिंग दैट एबनॉर्मल बेबी, दैट इज गोइंग टू बी गाइडेड बाय द जेनेटिक काउंसलर. ठीक है, क्लियर है. So now we'll draw the pedigree, और पेडिग्री बनाने के लिए we need to know and remember some symbols. ठीक है, क्योंकि पूरा जो पेडिग्री होता है ना it is in a symbolic form. आपको लिखना कुछ नहीं है वहाँ पे सिम्बॉल्स के थ्रू ही आपको चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है. तो पहले we'll go to the symbols, कि कौन से सिम्बॉल्स यूज किए जाते हैं. ठीक है, so in pedigree if there is a use of square, so this square represents male. ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, मेल को रिप्रेजेंट करेगा. if there is a circle, the circle is going to represent female, and if it is diamond shaped, इस तरीके से अगर शेप आपको पेडिग्री में दिख रहा है, so it is to be taken as gender unknown. ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है जिसको आपने डायमंड के थ्रू रिप्रेजेंट किया है उसका जेंडर अननोन है. क्या है, जेंडर अननोन है. ठीक है, अगर इसी चीज को this is a male, this is a female and this is unknown gender, अगर इसी चीज को मैं डार्क कर देता हूं, अंदर वाली स्पेस पूरी मैं डार्क कवर कर देता हूं, ये है फीमेल बट द इंटरनल साइड मैंने डार्कन कर दिया, यहाँ पे भी आई हैव डार्कन्ड इट. ठीक है, तो ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करेगा मेल को ही रिप्रेजेंट करेगा, बट दिस इज गोइंग टू बी डिसीज्ड मेल, मतलब उस पर्टिकुलर मेल में कोई बीमारी है. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी deceased male, this is going to be deceased female, and this is going to be deceased unknown gender. ठीक है, simple and easy. Now if I need to show a marriage between a couple, pedigree में अगर दिखाना, obviously we need to be showing that कि the couple, this particular male and female are married, so that is going to be shown like this circle, and if there is a connecting line between the two, it shows this is a marriage band. This shows the couple is married because this is female, this is male, और बीच में अगर आप लाइन बनाते हो दोनों के तो it is termed as the couple is married if there is presence of two lines. This is a female, this is a male, square होना चाहिए proper,
और यहाँ पे एक की जगह अगर मैं दिखाता हूँ 2 लाइन, ठीक है। सो दिस इज termed as marriage between related organisms. Okay, if the two organisms are related, see normally marriage takes place between two unrelated people, है ना? The person, the female should not be related to the male and the male should not be related to the female. But if I show 2 bands here, that means the couple or both the individuals are closely related to each other. Maybe they are close relatives of each other. अंदर ही अंदर शादी होना, मे बी कजन भाई के साथ या कजन सिस्टर के साथ या दूर के कजन के साथ या सिस्टर के साथ. सो दैट इज टर्म्ड एज कंसेंजिनस मैरिज. दैट इज टर्म्ड एज कंसेंजिनस मैरिज. ठीक है, अगर 2 बैंड्स है तब. If we need to represent a divorce between a couple, अगर divorce represent करना है तो same setup है. There are 2 bands and the square, and we need to show a line like this. अगर इस तरीके से line दिखा रहे, so this is termed as divorced couple. Divorced. ठीक है, क्लियर है. सो दिस इज अ नॉर्मल मेल, दिस इज अ डिसीज मेल, दिस इज अ नॉर्मल फीमेल, दिस इज अ डिसीज फीमेल, दिस इज अ नॉर्मल जेंडर अननोन, दिस इज अ डिसीज जेंडर अननोन, दिस इज अ नॉर्मल मैरिज, दिस इज मैरिज विद अ रिलेटेड पर्सन, कंसेंजुनस मैरिज. ठीक है, ठीक है, एंड दिस इज डाइवोर्स्ड. ठीक है, और सिंबल्स देख लेते हैं. इफ द कपल हैज अडॉप्टेड अ बॉय और अ गर्ल, ठीक है, अगर कोई पेडिग्री में कपल ने प्रीवियस जनरेशन में कोई बेबी को अडॉप्ट कर रखा है, सो इट इज रिप्रेजेंटेड एज गर्ल चाइल्ड. अगर अडॉप्ट करी है तो इस तरीके से दिखाएंगे, और अगर मेल चाइल्ड अडॉप्ट किया है तो इस तरीके से दिखाएंगे, स्क्वायर. सो दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट अडॉप्टेड किड्स. ठीक है, दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट अडॉप्टेड किड्स. ठीक है, अगर कपल है, कपल को लेट्स से देयर आर 3 बेबीज. So this is first we need to show that they are married. So बीच में एक लाइन दिखाएंगे. ठीक है, और जो जनरेशंस उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से. लेट्स से देयर इज अ गर्ल, अ बॉय एंड वन मोर गर्ल. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ प्रोजेनी. इस तरीके से प्रोजेनी को रिप्रेजेंट किया जाता है. इसको रिप्रेजेंट किया जाता है प्रोजेनी को. ठीक है, नाउ इफ देयर इज द डेथ, अगर आपको डेथ रिप्रेजेंट करने की, प्रीवियस जनरेशन में किसी की डेथ हो गई थी, सो इफ द फीमेल की डेथ अगर आपको रिप्रेजेंट करनी है या फिर मेल की डेथ आपको रिप्रेजेंट करनी है, सो इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. ठीक है, अगर आप ये सिंबल दिखाओगे तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, डेथ को रिप्रेजेंट करेगा. किसको रिप्रेजेंट करेगा, डेथ को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, इफ द पर्सन इज कैरियर. ठीक है, आई हैव टू रब इट. कैरियर का मतलब क्या होता है, आपको डिसीज नहीं है बट डिसीज कैरी करने वाला जो जीन है वो आपके पास अवेलेबल है. यू डू नॉट हैव द डिसीज बट यू आर द कैरियर ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसीज. सो देन यू आर टर्म्ड एज अ कैरियर. ठीक है, आपको डिसीज नहीं है बट आपके पास वो जीन है जो डिसीज कॉज कर सकता है. सो हाउ डू वी रिप्रेजेंट इट एज, सो इफ इट इज अ कैरियर, बीच में एक डॉट दिखाएंगे, एंड दिस इज अ डॉट रिप्रेजेंटिंग कैरियर फॉर सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स. कैरियर
for sex linked characters या sex linked defect. अगर it is put as, मैं हाफ इसको डार्क करता हूं दोनों को, if half of them is darkened, ठीक है. इनिशियल में अपने पूरा डार्क किया था, अभी मैं हाफ कर रहा हूं. सो दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ कैरियर. इट रिप्रेजेंट्स द कैरियर ऑफ heterozygous autosomal recessive trait. Heterozygous autosomal recessive trait. Trait is character. ठीक है. So symbols आपको याद रखने पड़ेंगे. So this is like heterozygous autosomal means कैपिटल A स्मॉल a या फिर कैपिटल T स्मॉल t. और ये क्या होगा, एक्स लिंक्ड, अगर सॉरी सेक्स लिंक्ड है, मतलब जो क्रोमोसोम थे अपने, कौन से वाले, सेक्स क्रोमोसोम, दे आर कैरिंग दैट पर्टिकुलर जीन फॉर डिसीज. ठीक है. सो दिस इज एक्स लिंक्ड. और अगर मैं इस तरीके से दिखाऊं वाई के ऊपर जीन है डिसीज का, तो इट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज वाई लिंक्ड. सेक्स लिंक में भी दो टाइप है, वाई लिंक्ड एंड एक्स लिंक्ड. तो अगर एक्स के ऊपर हार्मफुल जीन अवेलेबल है तो अपन बोलेंगे इट्स एक्स लिंक्ड, और अगर वाई के ऊपर हार्मफुल जीन लोकेटेड है तो विल टर्म इट एज वाई लिंक्ड. ठीक है. नाउ इफ देयर आर ट्विन्स, अगर ट्विन्स है एक मेल एंड फीमेल, और यहां पे भी मैं दिखा रहा हूं ट्विन्स. ठीक है. नाउ बोथ आर रिप्रेजेंटिंग ट्विन्स, बट अगर यहां पे बीच में मैं एक कनेक्शन और जोड़ दूं इस तरीके से, इसको एज इट इज रहने देते हैं. तो अगर इस तरीके से मैंने ज्वाइन कर दिया, सो ये जो दोनों ट्विन्स है दे आर नाउ टर्म्ड एज मोनोजाइगोटिक ट्विन्स. They are termed as monozygotic twins. लाइन नहीं है. This is going to be dizygotic twins. So monozygotic twins का रिप्रेजेंटेशन आपने देख लिया एंड डायजाइगोटिक ट्विंस का भी रिप्रेजेंटेशन आपने देख लिया कि सिंबॉलिकली इसको किस तरीके से अपन रिप्रेजेंट करने वाले. ठीक है. नाउ एक और टर्म में दे देता हूं आपको. जिस मेल या फीमेल से डिसीज की हिस्ट्री चालू होती है, लेट्स से द डिसीज स्टार्टेड फ्रॉम द ग्रेट ग्रैंडफादर या फिर ग्रेट ग्रैंडमदर, तो दैट पर्टिकुलर पर्सन इज टर्म्ड एज प्रोबैंड. उसे क्या कहा जाता है, द पर्टिकुलर पर्सन इज टर्म्ड एज अ प्रोबैंड. प्रोबैंड को डिफाइन कैसे करूं मैं, फ्रॉम whom the individual from whom case history starts. ठीक है. और उसमें भी we have two types. If it is a male, if it's a grandfather या फिर if it's a grandmother जिसमें बीमारी चालू हुई थी पहले, so if it's a male it is going to be termed as propositus. If it's a male, and if it is a female it is going to be termed as proposita.
It is going to be termed as Proposita, and this is going to be termed as Propositus if it's a male. वो मेल जो स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम पेडिग्री एनालिसिस में आप जब हिस्ट्री देख रहे हो और जो फर्स्ट टाइम जो इन्फेक्टेड मेल दिखा था हिस्ट्री में, दैट इज टर्म्ड एज प्रोपोसिटस, और अगर फीमेल है तो विल टर्म इट एज प्रोपोसिटा. ठीक है, सिंपल एंड इजी. नाउ अगर कोई बीमारी सेक्स लिंक्ड है, इफ देयर इज अ डिसीज विच इज सेक्स लिंक्ड डिसीज, अगर कोई डिसीज सेक्स लिंक्ड है तो दो वैरायटीज हो सकती है. मे बी इट कैन बी एक्स लिंक्ड डिसीज और इट कैन बी वाई लिंक्ड डिसीज. ठीक है, एक्स लिंक्ड डिसीज में इट कैन बी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसीज, या फिर एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसीज. दैट मीन्स जो जीन है डिसीज का, याले केस में द जीन फॉर डिसीज इज कैरिड बाय हुम, ये कैपिटल एक्स है और जो स्मॉल एक्स है उसके पास होगा द जीन फॉर डिसीज, और याले केस में इट इज गोइंग टू बी कैरिड बाय द कैपिटल एक्स. ठीक है, क्योंकि डोमिनेंट लिखा है ना यहाँ पे. क्लियर है? सो द जीन फॉर डिफेक्ट इज कैरिड बाय द कैपिटल एक्स and यहाँ पे it is carried by the small x because it is a recessive disease. ठीक है, and if it is a autosomal disease, if it is a autosomal disease तो उसमें कितने types हो गए? So autosomal disease में we would have two types, that is autosomal dominant disease या फिर autosomal recessive disease. autosomal dominant disease या फिर autosomal recessive disease. ठीक है, सिंपल एंड इजी. सो मैं एक पेडिग्री यहाँ पे बनाता हूँ, आप उस पेडिग्री को सॉल्व करने की कोशिश करना. ओके, इफ इट्स पॉसिबल विथ यू. ओके, जो भी बातें मैंने बोली है वो बातें सुनने के बाद अगर आप उसे सॉल्व कर सकते हो, पता लगा सकते हो कि यार वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है या फिर वो सेक्स लिंक्ड डिसीज है, पेडिग्री है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो. अगर नहीं पता चला, इट्स ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर विल सॉल्व दैट पेडिग्री. ठीक है, तो मैं पेडिग्री यहाँ पे बना देता हूँ. तो आई शो अ कपल, एक कपल दिखाते हैं, दे आर मैरिड, हैप्पीली मैरिड है कि नहीं पता नहीं, बट दे आर मैरिड एंड दे हैव लेट्स से 4 kids. 4 kids है तो मे बी दे माइट बी हैप्पीली मैरिड. सो 2 आर गर्ल्स. अब अच्छे से सर्कल बनाना, अच्छे से स्क्वायर करना आप लोग. 2 आर मेल, ठीक है. ये एक पेडिग्री है, मतलब दिस आर द पेरेंट्स, दिस इज द F1 जनरेशन. और F1 जनरेशन में वन ऑफ द मेल इज डिसीज्ड, वन ऑफ द मेल इज डिसीज्ड एंड वन ऑफ द फीमेल इज डिसीज्ड. ठीक है, I'll do one thing, मैं एक और फीमेल बना देता हूँ. ठीक है, एक और फीमेल भी बना दे रहा हूँ बिकॉज फीमेल का पॉपुलेशन बहुत कम है. ठीक है, सो आउट ऑफ द 4 वन ऑफ द फीमेल इज इन्फेक्टेड, डिसीज, एंड वन ऑफ द मेल इज डिसीज्ड. ठीक है, सो जो बातें मैंने बोली उसको गो थ्रू करो और आप व्हाट्सएप कर सकते हो कि इज इट अ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज है या रेसेसिव डिसीज है या फिर एक्स लिंक्ड डिसीज है या वाई लिंक्ड डिसीज है इस पेडिग्री में. ठीक है, सिंपल एंड इजी.
सो आई होप जो भी बातें मैंने बोली आपको अच्छे से समझ में आई है। प्रीवियस लेक्चर का कोई डाउट आपके आए हैं नहीं, और नोट्स भी आपकी बाकी है। सो मेक श्योर आप जब ये वाला वीडियो देखो, जो नोट्स बनाओ, तो मेक श्योर आप मुझे नोट्स बना के व्हाट्सएप कर दो, ठीक है। इफ एनी डाउट्स ड्रॉप मी अ मैसेज और कॉल मी आप, ठीक है। सो आई विल कीप दिस मच फॉर द लेक्चर, बाय बाय।